Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Siptan Farooq and my roll number is 018. I am from BS Chemistry 4A and our biochemistry presentation topic is lipid and our lecturer is Dr. Shehbaz Ali. और ये हैं जी हमारे ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। अब लिपिड्स होते क्या हैं? व्हाट इज़ लिपिड? लिपिड डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स इनमें लिपिड्स में होते हैं। ठीक है, और वो जो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही होती हैं, कुछ खसूसियात सब ही मॉलिक्यूल्स में सेम होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होते क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक वो जो पानी से दूर भागते हैं, पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। हाइड्रोफोबिक क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि कार्बन और इसमें जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, और उस तरह लिपिड्स नहीं होते। मतलब जिस तरह उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोस और प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स, फिर उनके वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। बट लिपिड के इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं होते जितने बड़े उनके होते हैं। ठीक है, और ना इसमें वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर बनाते हैं। उसके बाद आ गया जी लिपिड्स जो होते हैं और मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर लिपिड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और मेकअप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर होता है और उसके फंक्शंस होते हैं ना एक लिविंग सेल के, उसके अंदर ये इनका किरदार जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, और एग्जांपल में है इनकी फैट्स, ऑयल, वैक्स, विटामिन, हार्मोन्स एंड मोस्ट ऑफ द नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। जो नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स होते हैं ना, वो लिपिड्स में आते हैं, जैसे ऑयल और वैक्स, फैट्स, ये जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स हैं जी इसकी आगे, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डिवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह इसकी टाइप्स हैं कि ट्राइग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड है, स्टीरॉइड है और वैक्सीज है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गनी है और मेरा रोल नंबर है 26। टुडे इज माय टॉपिक इज ट्राइग्लिसराइड फैट्स। ट्राइग्लिसराइड जैसे कि आप इसके नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, ट्राई यानी कि थ्री। तो ट्राइग्लिसराइड स्टोर फैट दैट योर बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी। ये वो फैट्स हैं जो आपकी बॉडी एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकती है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि तीन फैटी एसिड चेन लिंक्ड टू ग्लाइकोल, जो थ्री फैटी एसिड होती हैं, और जो थ्री फैटी एसिड होती हैं वो कंबाइन होती हैं ग्लाइसरोल के साथ, और एक हमें ट्राइग्लिसराइड मिलता है। इसका जनरल फार्मूला ये होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड एक न्यूट्रल लिपिड है, इसका जनरल फार्मूला ये होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल अल्कोहल जब इन दोनों के दरमियान से वाटर रिलीज निकलेगा, तो फिर हमारे पास एक ईस्टर बनेगा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड एक ईस्टर है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? लॉन्ग लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए होता है, इंसुलेशन फॉर एनिमल्स होता है। बट ये जो है ट्राइग्लिसराइड कैन भी सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखिए नीचे इसका ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखें, जो लेफ्ट साइड पे है सबसे पहले आपको ग्लाइसरोल का फार्मूला लिखा हुआ है, जिसके अंदर तीन ओ एच के ग्रुप हैं साइड पे। अब उसके आगे आपको थ्री फैटी एसिड का लिखा हुआ है। अब देखें, ग्लाइसरोल के अंदर से एच निकलेगा और फैटी एसिड से ओ एच निकलेगा। जब ये ओ एच तीन निकलेंगे ओ एच, तो फिर ये एक ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और न्यूट्रल फैट्स होगा, जिसको मैंने आपको पहले बताया था न्यूट्रल लिपिड कहते हैं, या न्यूट्रल फैट बोलते हैं। तो ये एक ईस्टर है और साथ तीन मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। सो आगे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है और मेरा रोल नंबर
45 है और मैं बीएस केमिस्ट्री सेक्शन 4th A से हूँ। और मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो नाम से ज़ाहिर है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं उसमें जो जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब उसमें जो कार्बन चेन होती है, जो कार्बन चेन में जो कार्बन होते हैं उसमें हर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई होती है। मतलब कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। इसलिए पहले लिखा हुआ है कि नो कार्बन डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। और जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होती हैं। और तकरीबन जितनी एनिमल फैट्स होती हैं या बटर या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। इसलिए नीचे भी बताया गया कि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। और जितनी भी ये सैचुरेटेड फैट्स होती हैं मतलब जो हम खाते हैं सैचुरेटेड फैट्स, उसकी वजह से मतलब वो सॉलिड होने की वजह से ना हमारी वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। और उनके डिपॉजिट होने से जो हमारी वेसल्स होती हैं मतलब वो अंदर की तरफ से ना नैरो होती जाती हैं। और जैसे वो नैरो होती जाती हैं तो फिर मतलब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से फिर मतलब वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को लीड करती है। मतलब जैसा कि फिर वो आगे हार्ट अटैक वगैरह को भी लीड कर सकती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट्स पे। अनसैचुरेटेड फैट्स में कम अज़ कम जितनी भी कार्बन चेन होती है तो उसमें कम अज़ कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा, एटलीस्ट वन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिस कार्बन चेन में या जिस कार्बन फैटी एसिड में मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अनसैचुरेटेड फैट होगी। और उसकी एग्जांपल दी गई है पाल्मिटोलिक एसिड और ओलिक एसिड। और जितनी भी तकरीबन प्लांट और फिश फैट्स होती है मतलब वो हमें ऑयल्स वगैरह की शक्ल में हमें मिलती है। ठीक है, जैसे मतलब सनफ्लावर ऑयल होता है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑयल्स होते हैं जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। और इस तरह से ऊपर बताया गया था कि बटर ये हार्ड सॉलिड फॉर्म में होती है, इसलिए मतलब वो हमें एनिमल्स वगैरह से वो हासिल होती है। और जितनी भी प्लांट्स और फिश फैट्स होती है वो मतलब हमें ऑयल्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। और जितनी भी सैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। सब्स्टिट्यूशन में मतलब कि कार्बन के साथ जितना भी कोई भी अगर हाइड्रोजन लगा है मतलब वो रिमूव होगा तो उसकी जगह पे कोई और चीज़ आके सब्स्टिट्यूट होगी। और जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं मतलब ये एडिशनल रिएक्शन देती हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसमें मतलब कैपेसिटी होती है कि मतलब कोई चीज़ इसके साथ इसमें आके ऐड हो जाए। इसी तरह जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, उसकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो मतलब वो हाइड्रोजनेशन हो उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो मतलब फिर वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट्स बन जाता है। मतलब वेजिटेबल ऑयल से वो घी बन जाता है, हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं नीचे कि डबल बॉन्ड जहाँ ये मतलब डबल बॉन्ड जब होगा तो समझ अनसैचुरेटेड फैट ही होगी। तो उसमें फिर मतलब अब देखा जाएगा कि वो सिस है या ट्रांस है। तो यहाँ बताया गया कि ऑलवेज सिस रेदर देन ट्रांस, मतलब वो तरजीह देती है कि वो मतलब ज़्यादा सिस हो। ठीक है, सिस मतलब और जब सिस होगी तो मतलब कार्बन के ऊपर कार्बन के एक साइड पे मतलब और जो ऊपर और नीचे वाली साइड पे मतलब अपोजिट फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे। जब अपोजिट फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल करेंगे तो वहाँ पे मतलब बेंडिंग होगी। ये नीचे यही चीज़ बताई गई है। और इफ़ दो बॉन्ड्स स्पेस एट 3 कार्बन मतलब अगर तीसरे कार्बन पे जाकर अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मतलब फिर वो बेंडिंग शो करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। थैंक यू। My name is Mohammad Hassan Siraj. My registration number is 181111052. टॉपिक है हमारा फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव्स होते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड के। फॉस्फेटाइडिक एसिड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड। हमें दिखाया गया है कि सेल कुडंट एग्जिस्ट विदाउट फॉस्फोलिपिड्स। सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉस्फोलिपिड्स के बगैर। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूटेंट होता है सेल का।
हमारे पास ये बनते कैसे हैं? इफ़ वन ऑफ द फैटी एसिड चेन इन ट्राइग्लाइसराइड इज रिप्लेस्ड विद अ फॉस्फेट ग्रुप, अ फॉस्फोलिपिड इज प्रोड्यूस्ड। अगर ट्राइग्लाइसराइड की किसी एक फैटी एसिड चेन को फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। जैसे ये फिग के अंदर दिखाया गया है कि ये जो येलो सर्कल है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये रिप्लेस किया गया है तो हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बन गया। अब दो चीज़ें और यहाँ पर दिखाई गई हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये क्या होती हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं वाटर लविंग को, ये हिस्सा पानी के अंदर होता है। हाइड्रोफोबिक बोलते हैं वाटर हेटिंग को, और ये हिस्सा पानी के बाहर होता है। Assalamu alaikum. My name is आकाश जवेद एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 18111042। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोलिपिड्स। सो बेसिकली व्हाट इज़ फास्फोलिपिड्स? फास्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फाटिडिक एसिड। सो अगर हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो लिपिड्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? लिपिड्स दो ही चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। लेकिन फास्फोलिपिड्स इससे डिफरेंस क्या है? वो इससे डिफरेंस ये है फास्फोरिक एसिड की वजह से। इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है जिसकी वजह से इस लिपिड्स को फास्फोलिपिड्स कहते हैं और ये डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड के होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक फैटी एसिड की चेन होती है और एक फास्फेट हेड होता है। जो फैटी एसिड की चेन होती है वो नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फेयरिंग, मतलब ये पानी से दूर भागती है। और दूसरा जो फास्फेट हेड होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, तो ये पानी के अंदर होता है। यहाँ हमें स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, जो कि हेड है वो पानी के अंदर है और जो टेल है वो पानी के बाहर है। आगे हम चलते हैं फास्फोलिपिड फंक्शन के बारे में। तो पहले नंबर पर यह है कि मेकअप सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये फास्फोलिपिड्स, कि मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन है। नंबर 2 पे फास्फोलिपिड्स वर्क टू प्रोवाइड पाथवेज फॉर वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब फास्फोलिपिड जो होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं वेरियस सब्सटेंस के मेम्ब्रेन के सेल के अंदर आने और जाने में। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं जो कि वेरियस सब्सटेंस को आने और जाने का काम पाथवे मुहैया करते हैं। नंबर 3 पे मेम्ब्रेन प्रोटीन स्टडी द फास्फोलिपिड बाइलेयर। These respond to cell signal और act as enzyme और transporting mechanism for the cell membrane। मीन्स जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई होती हैं और ये रिस्पॉन्ड करती हैं सेल सिग्नल को। ये एक्ट एज एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं जो कि मटेरियल की ट्रांसपोर्टिंग में मदद देती हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ahmed and my registration number is BCH 181071। हमारा जो टॉपिक था वो था लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स और उसकी टाइप्स। तो जो लास्ट ग्रुप मेंबर्स ने डिस्कस कर दिया था ट्राइग्लिसराइड्स और फास्फोलिपिड्स को, अब मैं स्टीरॉइड्स को डिस्कस करूँगा। तो जो मैं स्टीरॉइड्स में 4 एरियाज़ को कवर अप करूँगा, उसमें एक इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस और उसका फंक्शन और उसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो एक्चुअली जो स्टेरॉयड है उसका इंट्रोडक्शन में ये है कि ये हम कहते हैं कि ये एक मेल हार्मोन है। नहीं, ये मेल हार्मोन नहीं है, बल्कि ये सिंथेटिक हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों से प्रोड्यूस होता है। और इसकी जो बेस है वो है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो 20 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जो स्टेरॉयड होता है ना वो कुछ मिकदार में हम बाहर से ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड। और जो नेचुरल होता है वो तो एक क्वांटिटी, मखसूस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। और जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 14 से 15 एज में जो स्टेरॉयड की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जब 25 एज में उसकी क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में इंसान का जो मसल लॉस वगैरह और ब्लड कम बनना ये शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा जो हम कहते हैं जी बॉडी बिल्डिंग जो है ना, बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉयड का बड़ा एक अहम किरदार है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉयड के इंजेक्ट करवाते हैं, लेकिन फिर उससे ये होता है कि उसका नुकसान ये है कि इंसान की जो प्रोटीन की इंटेक है ना वो जो नॉर्मल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा रहनी पड़ती है प्रोटीन की इंटेक। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि स्टेरॉयड का सिनेरियो क्या है। अब इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा जी स्टेरॉयड्स के जो
इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका न्यूक्लियस क्या है। स्टेरॉइड्स आर क्लास ऑफ लिपिड्स दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ अ टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये डेरिवेटिव्स हैं टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। यानी कि इधर आप देख सकते हैं ABCD, इनके टेट्रासाइक्लिक 4 साइक्लिक वाले हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा एक और चीज़ है वो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी बेस टेस्टोस्टेरोन ही है। उसमें जो फिर कार्बन की चेंजिंग के थ्रू मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि बेस इसकी जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, वहाँ से डेरिवेटिव होता है ये। इधर इस कार्बन स्केलेटन ऑफ द स्टेरॉयड न्यूक्लियस है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस है। ये एक्चुअली जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है ना, ये होता है 17 कार्बन पे। इसके अलावा जो है अब आपको आगे डिस्कस करेंगे जो स्टेरॉयड का जो मेन न्यूक्लियस है वो क्या है। स्टेरॉयड न्यूक्लियस द 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। यानी कि इसमें इधर देखिए आप स्ट्रक्चर में कि ABC यानी कि तीन साइक्लोहेक्सेन रिंग हैं और D एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। अब मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ कि इसका जो नाम है ना वो मैं बताता हूँ। अब देखें ABC ये है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को हम कहते हैं फिनेंथ्रीन। तो अब इधर हम कहते हैं जी इसमें तो हाइड्रोजन भी है तो हम इसे कहेंगे पर हाइड्रो, और D साइक्लो है तो इसका जो नाम होगा एग्जैक्ट वो ये होगा पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथ्रीन। फिर कह रहा है जी अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टू द कोर स्टेरॉयड स्ट्रक्चर लीड्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टेरॉयड कंपाउंड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। यानी कि जो इधर D के ऊपर R होगा उसको हम यानी कि जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन से ही ये डेरिवेटिव हैं उसमें जो कार्बन की चेंजिंग करती है और मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन बनते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, यानी कि जब R हम चेंज करेंगे तो मुख्तलिफ वाइड वैरायटी ऑफ स्टेरॉयड कंपाउंड्स बन जाएंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट्स बन जाएगा और स्टेरॉयड हार्मोन्स। जब हम D के ऊपर जो R है इसमें हम कार्बन की चेंजिंग कर देंगे तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन बन जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल है जिसमें बाइल साल्ट्स है और इसके अलावा विटामिन D है, मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स है स्टेरॉयड के हार्मोन्स वो बन जाएंगे। अब हम इसके डिस्कस करते हैं फंक्शन कि स्टेरॉयड के फंक्शन क्या हैं। स्टेरॉयड के जो एक्चुअली जो फंक्शन हैं वो ये हैं कि जो स्टेरॉयड है ना एक्चुअली वो हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ से लेकर हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट तक है। जो मेल में वो टेस्टिस के थ्रू सेक्रेटेड होता है और जो फीमेल में है वो ओवरीज के थ्रू सेक्रेट होता है। और इसके अलावा जो स्टेरॉयड है ना वो जो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी मौजूद होता है, जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है, जो हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं। इसके अलावा कोर्टिसोल एक अहम स्टेरॉयड है। वो कोर्टिसोल आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार होता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन होता है, वो एक स्टेरॉयड होता है, वो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर और जो हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर की इनटेक को मेनटेन करता है। अब मैं आपको इसकी डिस्कस करूँगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कि इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली इसकी जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ना वो ये है कि जो स्टेरॉयड जो स्टेन्यूल्स होता है यानी कि स्टेरॉयड की ही डेरिवेटिव जो स्टेन्यूल्स होता है वो एक्चुअली ये होता है कि उसमें हमारी डाइटरी कंपाउंड में मौजूद होता है। जब वो डाइटरी कंपाउंड में मौजूद होता है तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ना वो डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स में जो तकरीबन तमाम किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है वो अनएस्टिफाइड फॉर्म में होते हैं, यानी कि लेस कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन कुछ डेमेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं हमारे यंग वंस में। इसके अलावा जो हमारी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसमें जो बायोसेंसरिक मैकेनिज्म होता है वो डेमेस्ट्रॉल का वो प्रोडोमिनेंट होता है देन लिथोस्ट्रॉल। यानी कि जो डेमेस्ट्रॉल होता है ना वो लेस एस्टिफाइड होता है, यानी कि लेस कोलेस्ट्रॉल होता है लिथोस्ट्रोल के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारे जो यंग बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके में कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होता है एल्डर्स के मुकाबले में। इसके अलावा जो स्टेरॉयड की हार्मोन क्लासेस यानी कि स्टेरॉयड जैसे मैंने आपको पहले भी एक डिस्कस किया कि एक बेस है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की बेस में जिसमें कार्बन की चेंजिंग करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन बन जाएंगे, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, विटामिन डी। यानी कि मुख्तलिफ़ कार्बन, इसमें सारों में कार्बन की जो क्वांटिटी जो कार्बन के नंबर हैं वो मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि कार्बन टेस्टोस्टेरोन इसकी बेस है जिसकी बुनियाद पर इसमें चेंजिंग होगी और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन क्लासेस हो जाएंगे। और जो अब ये जो स्टेरॉयड की हार्मोन क्लासेस हैं वो नेक्स्ट ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह। Assalamualaikum. My name is Usman Mahmood. Roll number CHEM 1811062. हमारी प्रेजेंटेशन का ओवरऑल टॉपिक है लिपिड्स, और लिपिड्स की टाइप्स में से थर्ड टाइप है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स को काफ़ी एक्सप्लेन किया है अहमद भाई ने।
लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन्स क्लासेस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन क्लासेस 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्राडियोल जिसको एस्ट्रोजन्स भी कहते हैं, थर्ड है टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ है डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन जिसका शॉर्ट नेम DHAE भी है, और फिफ्थ पे है विटामिन डी। अब फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में 21 कार्बन, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला स्लाइड में टॉप लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है। स्ट्रक्चर फार्मूला में 21 कार्बन है। अच्छा, 3 हेक्सोज शुगर और एक पेंटोज शुगर है। ये मिल के प्रोजेस्टेरोन बना रहे, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस इन द ओवरीज एंड प्लेसेंटा। ओवरीज एंड प्लेसेंटा, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन ओवरीज और प्लेसेंटा में प्रोड्यूस होता है, एंड द एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड में भी प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड अबव द किडनी बोथ इन मेल एंड फीमेल्स। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन हो गया। सेकंड हार्मोन है एस्ट्राडियोल जिसका दूसरा नाम एस्ट्रोजन भी है। एस्ट्राडियोल में 18 कार्बन है, और एस्ट्राडियोल मतलब एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड ओवरीज बीइंग प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स ये इंक्लूड है। ये C18, इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला ये शो किया हुआ है जिसमें 3 हेक्सो शुगर है और एक पेंटोज शुगर है जिसके ऊपर OH सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। थर्ड पे है टेस्टोस्टेरोन, इसमें 19 कार्बन है और इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया हुआ है जिसमें 3 हेक्सोज शुगर और एक पेंटोज शुगर जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, ये मेल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हैं। प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स में टेस्टीज और प्रोस्टेट इंक्लूड हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स में मसल्स, बॉडी मास एंड ग्रोथ ऑफ हेयर इंक्लूड हैं। और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन से प्रोड्यूस होता है इन ह्यूमन मेल्स। वो कैसे? ह्यूमन मेल्स आल्सो नीड प्रोजेस्टेरोन टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, एंड इन मेल्स प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस फ्रॉम टेस्टीज एंड एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DHAEB से लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया, इसे कहते हैं ये DHAE। इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया हुआ है लेफ़्ट साइड पे, जिसमें 3 हेक्सो शुगर और एक पेंटोज शुगर जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। और जो ये डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन ये एक एंडोजीनियस स्टीरॉयड हार्मोन है। एंडोजीनियस स्टीरॉयड हार्मोन के ये नीचे नोट में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एंडोजीनियस स्टीरॉयड आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में नेचुरली अकरिंग होता है, जो इन्वॉल्व होता है विद द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ स्टीरॉयड, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन, और ये वेरियस प्रोडक्ट, इट हैज़ वेरियस प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। इट मे प्ले अ रोल इन एजिंग प्रोसेस, और ये डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन एजिंग प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करता है। व्हाट इज़ एजिंग? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्ड, इसको एजिंग कहते हैं। और ये फर्दर रेगुलेट करता है NAD कोएंजाइम। NAD ये है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम को भी रेगुलेट करने में इसका रोल है डीहाइड्रोपेंडोस्टेरोन। अब नेक्स्ट लास्ट हार्मोनल स्टीरॉयड हार्मोनल क्लास है विटामिन डी। इसको आम ज़ुबान में कोलेस्ट्रॉल भी कह देते हैं। ये विटामिन डी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। ये काज करती है सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये मतलब विटामिन D3 काज सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की सिंथेसिस तैयारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन D3, और रेगुलेट करती है कैल्शियम और फास्फोरस होमियोस्टेसिस। कैल्शियम और फास्फोरस की क्वांटिटी को भी ये मेंटेन रखती है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये शो किया हुआ है। अब नेक्स्ट है वैक्सीज। ये लिपिड की टाइप है
जो नेक्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। My name is Alim Hanif and my registration number is CAM 18111043. Today my topic of presentation is waxes. What are waxes? Waxes are water repelling solids. These are naturally occurring lipids. This is a type of lipid. These are soluble in organic solvents and these are repellent to the water. Waxes provide protective coating to the animals and plants. ये animals के फर्स के अंदर पाई जाती है and plants के provide करती है ये covering and protective coating. Animals को ये protect करती है from the harsh environment and protect करती है from the bacterias. Further, waxes are a part of lipid family. Waxes क्या होती हैं? ये long chain fatty acids और अल्कोहल्स मिलकर ईस्टर्स बनाते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर कार्बन की तादाद कार्बन नंबर 14 से 36 एटम्स होते हैं, जबकि अल्कोहल्स के अंदर लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होते हैं जो कार्बन नंबर 16 से लेकर 30 कार्बन तक एटम्स होते हैं इसके अंदर। वैक्सीज प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम लीव्स की कोटिंग को, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वाटर लॉस and attack to the microorganisms. Waxes also coat skin, hair and feathers and also keep them malleable and waterproof. Waxes क्या काम करती है? Waxes स्किन को कोट करती है, हेयर्स को, फीदर्स को और इन्वायरमेंट के अंदर लचकदार और वाटरप्रूफ बनाती है। The term wax originate from the Old English word wax meaning the material of the honeycomb. Thank you.